डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के दोष। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी, 5 पॉइंटों पर चर्चा कर ली थी हमने कि जो है साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, लोकतंत्र के जो है राजनीतिक जो दल हैं उनके दोष इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, चुनाव में केवल लोभ लालच के माध्यम से जो है चुनाव जीतने के प्रयास करते हैं। तो ये सारे दुर्गुण जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी एटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है डेमोक्रेसी में आगे, ठीक है, बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। एक अकेला आदमी इंडिविजुअल रूप से जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो इसके गुण हैं तो इसके दोष भी हैं, इसके मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी है। बट देयर आर वेरियस डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड ड्यू टू दीज पार्टीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गेट पोल्यूटेड इन ए डेमोक्रेसी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी है, उसकी क्रिटिसाइज भी की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, पोल्यूटेड कर देती है, गंदा कर देती है, ठीक है। चुनाव में किसी भी तरह बस पद प्राप्त करना है, किसी भी तरह चुनाव जीतना है, एनी हाउ, चाहे किसी आप जो है योग्य व्यक्ति को टिकट दो या मत दो, किसी भी तरह चुनाव जीतने पर उनका फोकस होता है। तो वो क्या करती है, सारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर देती है, सारे पर्यावरण को दूषित कर देती है, ठीक है। तो ये सारे जो दोष हैं वो सारे जो क्रिटिसाइज जो है उसमें आ जाते हैं, किसमें, डेमोक्रेसी में। तो इसलिए माना जाता है कि इन थ्योरेटिकल फॉर्म ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन अ नेशनल इंटरेस्ट एंड दे फॉर्म द प्रोपेगेट वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन। अब कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा काम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाती है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाती है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, वो सारे सारे दोष डेमोक्रेसी में भी आ जाते हैं, ठीक है। बट इन द एक्चुअल ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज गिव्स इंपॉर्टेंस टू पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पार्टी। लेकिन सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं, पैट्रियोटिज्म, उनका देशभक्ति केवल राष्ट्र के प्रति नहीं होती है, बल्कि केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति होती है, अपने दल के प्रति होती है। देश के प्रति भावना नहीं होती उनमें, केवल अपने दल के प्रति भावना होती है, ठीक है। तो इसका इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब सारी जो है डेमोक्रेसी में आ जाती है। तो ये पांचवा जो है इसका जो है डिमेरिट्स है कि साइड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नंबर 6, छठा अगर हम डिमेरिट्स देखें तो इरेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। छठा इसका दोष है कि जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, इरेस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि उनका 5 साल उन्हें निकालना है किसी भी तरह, एनी हाउ, ठीक है। और सारे जो दल, जो गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे पर डालती रहती है कि ये काम हमने नहीं किया, उन्होंने किया, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्थायी नहीं होती है, पहली बात। हर 5 साल बाद में गवर्नमेंट बदल जाती है। तो आप किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि भी ये काम इन्होंने किया है, ये खराब काम इन्होंने किया है। बीजेपी वाले कांग्रेस को दोष देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को दोष देते हैं, वो समाजवादी पार्टी को दोष देते हैं, वो शिवसेना को दोष देते हैं। तो ये सारे जो है हम कह सकते हैं कि सारा कोई भी पार्टी या कोई भी जो इंडिविजुअल नेता है, वो पार्टी जो है हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है क्या करते हैं, मंडते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन द थ्योरेटिकल फॉर्म डेमोक्रेसी इज सेड टू बी अ गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल। अगर थ्योरेटिकल रूप में हम देखें तब तो क्या है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है
पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, केवल थियोरटिकल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में नहीं, रियल रूप में नहीं। बट इन द एक्चुअल डेमोक्रेसी सीम्स टू बी एन इरेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वास्तविक दृष्टि से अगर देखें तो जो है वो गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब हो गया, पब्लिक का कोई नाम नहीं होता है, किसके प्रति है, किसको जवाब देना है, किसी को नहीं। तो वास्तविक अगर प्रैक्टिकल रूप में हम देखें, एक्चुअल रूप में देखें, तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, इरेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि नो पार्टी टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर विच टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोई भी पार्टी फेलियर का, अगर देश में नुकसान हो रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस सरकार रहती है तो बीजेपी उसकी आलोचना करती है, बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो कांग्रेस उसकी आलोचना करती है। तो कोई भी पार्टी फेलियर को जो है एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, अपनी कमियों को जो है उजागर नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि पिछले 70 सालों में इंडिया की जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो मिट नहीं पाई है। कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन अभी तक गरीबी क्यों नहीं हटी? तो वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रेस्पॉन्सिबल इसके बारे में नहीं होती। ठीक है, कहने को तो थ्योरेटिकल रूप में तो वो क्या है कि वो उस पर रेस्पॉन्सिबल है, पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल, लेकिन पब्लिक का कोई नाम नहीं है, पब्लिक का कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, राजाओं के राज में राजा जिम्मेदार होता था। ठीक है, और अगर डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप में डिक्टेटरशिप की पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर जिम्मेदारी आप किसको डालोगे? यहां जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें डालोगे, और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती है, वो एक दूसरे की आलोचना करती है। तो एक्चुअल रूप में जो है वो कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कोई भी पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि उसे पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना है, और पब्लिक का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं वेन एवर ए बिग फेलियर टेक्स प्लेस द गवर्नमेंट होल्ड द मूवमेंट एंड ऑब्स्टेकल्स। अगर कोई बहुत बड़े फेलियर आ जाता है तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होती। ठीक है, पुट फॉरवर्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू बी द रीजन ऑफ सच फेलियर। अगर कोई बहुत बड़ी फेलियर की कंडीशन आ जाती है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, देश की इकोनॉमी खराब हो रही है, तो क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो सत्ता में है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगी। ठीक है, कि भाई हमने नहीं, उन्होंने किया था। गरीबी क्यों नहीं मिटाई है? गरीबी इसलिए नहीं मिटाई कि कांग्रेस का शासन था। अब आप क्यों नहीं मिटा रहे हो? क्योंकि आप जो है, हम क्या करें, 60 साल पुरानी जो है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है फेलियर के बारे में। अगर कोई फेलियर की कंडीशन है और अगर कोई बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त हो रही, कोई अचीवमेंट हो रहा है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने ऊपर लेती, हाँ साहब हमने किया, हमने परमाणु परीक्षण किया था, हमने ये काम किया था। फेलियर के बारे में कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कि डेमोक्रेसी में इरेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करे। ठीक है, द सेम वे ए लॉट ऑफ नेशन, जिसमें अगर आपके आएगा कि द ऑब्स्टिकल तो फॉर्मेट द ऑपोजिशन पार्टीज टू बी द रीजन ऑफ सच फेलियर। ऑन द contrary, the opposition parties hold to policies of the ruling government to be responsible for all the chores. तो इस प्रकार सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है फेलियर की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो होता है इरेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं। नंबर 7, वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम। सातवीं आलोचना की जाती है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी में केवल समय और धन की बर्बादी है और कुछ नहीं। वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ, जनता के धन का दुरुपयोग होता है और समय का दुरुपयोग होता है।
धन का दुरुपयोग किस टाइम का कैसे, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें क्या होता है, चुनाव होते हैं और चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। कहते हैं कि एक बार चुनाव अगर होता है देश में, एक बार लोकसभा का इलेक्शन होता है तो देश जो है 5 साल पीछे चला जाता है। इतना खर्चा देश का है गवर्नमेंट को करना पड़ता है चुनाव के दौरान, ठीक है। तो ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ है। इसके अलावा समय की बर्बादी है। समय कैसे, कि पहले कोई भी विधेयक जो बिल बनेगा पहले एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर उसको प्रेसिडेंट को जो है उसको ऑथराइज करेगा, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। तो एक बिल बनने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है। कभी यहाँ पर अटक गया, कभी वहां पर अटक गया। अब एक चीज को पूछना है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समय और धन दोनों की बर्बादी होती है डेमोक्रेसी में। डिक्टेटर्स में एक बार डिसीजन लेना है, अब किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया तुरंत डिसीजन लेना है, लेकिन नहीं ले पाता क्योंकि पहले पार्लियामेंट से अनुमति लो साहब, प्रेसिडेंट बाकी सबसे पूछ के अनुमति देगा। तो इतना समय कहाँ पर है, समय नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कभी कभी डिसीजन जो है वो ऑन स्पॉट लेने पड़ते हैं, तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। और जो है डेमोक्रेसी में तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी एक आदमी, एक समय में डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो अपने बड़े अधिकारी से पूछेंगे, बड़े अधिकारी उससे पूछेंगे, तो इस तरह समय भी बर्बाद होता है और धन भी बर्बाद होता है, ठीक है। तो इन ए डेमोक्रेसी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ मनी एंड ए लॉट ऑफ टाइम्स इज आल्सो वेस्ट, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लॉट ऑफ टाइम चाहिए, समय भी चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो पहले वो 2 सदनों में जाएगा, 2 हाउसेज में जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, ठीक है। लोकसभा में लंबा समय लगता है कोई भी बिल पास होने में, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये 4 चरणों से गुजरेगा, फिर वो सेकंड दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर उसमें आगे जब पढ़ेंगे अपन कि कोई भी जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है, आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है। तो बिल से लॉ बनने की बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। अब इसके अलावा मनी का वेस्टेज कैसे है, वेल्थ का वेस्टेज कैसे है, कि लोकसभा में जो सांसद होते हैं, राज्यसभा में सांसद होते हैं, जैसे आप करें 545 तो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 250, वर्तमान में 245 है 8%। अब एक का इनका खर्चा, इनका वेतन, इनके भत्ते, इनके तनख्वाह, इनका जो है आने जाने का किराया, इनके जो रहने का वहां पर रेंट है, इन सबको मिला के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सब वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ, समय की बर्बादी। इसके अलावा उनको पेंशन मिलती है, जब तक वो एक प्रेसिडेंट है, एक जो आपके सांसद है, MP है, MLA है, उन सबको करोड़ लाखों रुपए की पेंशन बढ़ती है। जब 5 साल राज करने के बाद भी उनको पेंशन दी जाती है। तो ये समय की बर्बादी है और धन की भी बर्बादी है, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं ऑल द वर्क्स आर डन बाय द वेरियस कमेटी आफ्टर एक्सपेंडेड डिबेट ऑफ द लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर में वाद विवाद होता है तो वो कई कमेटियों में बिल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोई भी बिल, लॉ कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, ठीक है। तो वो कई स्टेप पे जाता है, पहले एक हाउस में जाएगा, उसमें लंबी बहस होगी, लंबा डिसीजन जो आपके डिस्कशन होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सेम प्रोसेस वहां दूसरे हाउस में भी होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट भी चाहे तो उसको लौटा सकता है वापस। तो इस लंबी प्रक्रिया में कोई भी बिल जो मात्र 5 मिनट का होता है उसमें 5-5 साल लग जाते हैं, उसमें 2-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइम की वेस्टेज है और पब्लिक वेल्थ का तो वैसे ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सट्रीमली द कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। इसलिए लोकतंत्र में जो है, जो प्रक्रिया है बिल बनने की, कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी, बहुत खर्चीली और बहुत समय लगाने वाली है, ठीक है। इन द सेम वे a lot of national wealth and time is consumed due to process of general election। तो यहाँ समय की बर्बादी तो मैंने बताया था कि किस तरह लॉ बिल जो है वो लॉ बनता है, बहुत लंबा जटिल प्रक्रिया है। इसी तरह पब्लिक वेल्थ का कैसा नुकसान है, उसका समय जो है वेस्टेज कैसे है, कि पब्लिक वेल्थ इलेक्शन, लोकतंत्र में सब कुछ खेल निर्भर करता है इलेक्शन।
और इलेक्शन के दौरान मैंने बताया था कि एक बार इलेक्शन होने पर, लोकसभा के इलेक्शन होने पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा आता है, और ये खर्चा सारा पब्लिक का भार, इस पर भार पब्लिक पर ही है। ठीक है, तो इलेक्शन पे, ये तो एमपी के इलेक्शन हो गए सब, पार्लियामेंट, संसद के, लोकसभा के, फिर स्टेट में भी होते हैं, स्टेट में भी स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, फिर गांव में सरपंचों के जिनके भी चुनाव होते हैं। तो इन सारे इलेक्शनों में, इलेक्शन के बिना गवर्नमेंट बनती नहीं है डेमोक्रेसी में, और इन इलेक्शनों में लाखों रुपए जो है वेस्टेज होते हैं, क्योंकि चुनाव में आपको पता है कितना लंबी प्रक्रिया है चुनाव की, कितना खर्चा आता है। ठीक है, गांव से छोटे इलेक्शन में, वार्ड पंच सरपंच के इलेक्शन में लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। तो फिर बड़े, जितना बड़ा इलेक्शन होगा उतना ही वेस्टेज, वेल्थ, धन का खर्चा उतना ही अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पब्लिक वेल्थ का भी वेस्टेज होता है और टाइम का भी वेस्टेज। टाइम कैसे? टाइम, कोई भी लॉ बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और पब्लिक वेल्थ का नेक्स्ट वेस्टेज कैसे कि इलेक्शन में जो है लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, ऑन द हैंड, on one hand this is a very expensive process to constant to money, and other hand the rate of development of such democracy is also very low। एक तरफ तो इलेक्शन में अरबों रुपए का खर्चा आ जाता है, दूसरी तरफ मैंने कहा था ना, एक साल 5 इलेक्शन होने पर देश 5 साल पीछे चल जाता है। उस पैसे को अगर देश के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए, उस लाखों रुपयों को जो इलेक्शन पे खर्चा होता है, तो देश की तरक्की हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो इलेक्शन में समय और धन दोनों की बहुत वेस्टेज होता है। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेसी का सातवीं जो इसकी क्रिटिसाइज जो होती है या डिमेरिट्स है। आठवीं है डिसइंटरेस्टेड वोटर्स। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, ठीक है, और सारे मतदाता, आपको पता है कि हर 18 वह व्यक्ति जो 18 इयर्स का होता है वो इलेक्शन में वोट देता है। 18 साल होने के बाद भारत में जो है वोट देने का जो है राइट्स मिल जाता है। तो हमने बात कहते हैं कि लोकतंत्र में सारे के सारे जो वोटर्स होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत कम इंटरेस्ट होते हैं। कि आप देख रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कभी पोलिंग होती है 70%, कभी 80%, कभी 50%, यानी 50% लोग ही वोट देने जाते हैं। ठीक है, कभी भी 80% से ज़्यादा एमपी के इलेक्शन में वोटिंग नहीं होती है। कारण क्या है? 20% लोग तो बिल्कुल नेगलेक्ट होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपने मारवाड़ी में भी ये देखा होगा कि आपके घर पे जब किसी खेत में आप जाके कहते हो जब वोट देना चलना, तो वो क्या कहेंगे कि भाई गेहूं की बोरियां थोड़ी पहुंचा रहे हैं हमें। कहते ही नहीं है कि हमारी रोटी, भाई पहले पेट भरना है, पहले रोटी से मतलब है हमें। कोई सरपंच बने, कोई वार्ड पंच बने, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वोटर्स होते हैं वो सब वोटर्स इंटरेस्टेड हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पोलिंग 100% पोलिंग कभी भी नहीं हो पाती किसी भी इलेक्शन में। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, उनके बाद कोई भी बने, एमपी कोई बने, एमएलए कोई बने। इसके अलावा एक बार अगर वोट हो जाए, 5 साल में जो एक बार चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव के समय पब्लिक की जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उनका केयर किया जाता है, और बाकी 4.5 साल उनको कोई नहीं पूछता कि आप सुखी हो या दुखी हो, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए पब्लिक क्या करती है कि भाई पहले कमाने में ध्यान है। तो पब्लिक जो होती है, जो वोटर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? डिसइंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें कोई डेमोक्रेसी में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ए कॉल टू बी रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी को जनता का शासन कहते हैं, बट द वोटर्स डू नॉट कीप इनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन वोटर्स जो होते हैं वो चुनावी प्रक्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्हें चुनाव प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आफ्टर द इमिनेंस एफर्ट made by the political parties and constituents, the voting turnout account to merely 50 to 60%। ये मैंने बताया ना कि केवल 50 से 60% वोटर्स ही वोट देने जाते हैं। पोलिंग हमेशा इतनी होती है, सरपंचों की, वार्ड पंचों की, एमएलए की, एमपी की, क्योंकि 30 से 40% लोग तो इलेक्शन वोट देने ही नहीं जाते कि क्या करना है, वोट से क्या मतलब है।
ठीक है, हमारे यहाँ कंपल्सरी वोटिंग नहीं है, कुछ देशों में कंपल्सरी वोटिंग है कि भाई आपको वोट देना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो वोट कोई अनिवार्यता नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इसलिए लोग वोट देने जाते ही नहीं। और अगर जाते भी हैं तो केवल 5 साल में एक बार जाते हैं, और बाकी 5 साल में क्या हो रहा है देश में, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस कारण कह सकते हैं कि ये डिसइंटरेस्टेड वोटर्स होते हैं, डिसइंटरेस्ट है वोटर्स का। ठीक है, तो इट द बिकम्स क्लियर फॉर्म दैट ड्यू टू द डिमेरिट्स प्रेजेंट इन ए डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ी समस्या आती है लोकतंत्र में प्रेजेंट टाइम में। वर्तमान लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इट्स सिटीजन देमसेल्व्स डू नॉट कंसीडर द गवर्नेंस सिस्टम टू बी देयर ओन, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन द वोटर्स डू नॉट कैस्ट देयर वोट। इसलिए क्या करते हैं ये लोकतंत्र में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वोटर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, मतदाता जागरूक नहीं होते, इसलिए कुछ लोग शासन करते हैं। एक बार जिसको इलेक्शन हो गया, चुन लिया, अब 5 साल वो क्या कुछ कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं करप्ट नहीं हो गया है, वो कहीं रिश्वत नहीं ले रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या होते हैं कि आपने पढ़ा है कि करप्शन के जो ज़्यादा जो चांसेस बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक वोटर्स इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक ऐसा होता रहेगा, पब्लिक का जो वेल्थ है उसका वेस्टेज होता रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दिस इज ऑन एंड द अदर हैंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट देन यूजुअली लेस क्वालिफाइड एंड अपॉर्चुनिटी टाइप ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गेट इलेक्टेड। अब जब पब्लिक वोटर्स इंटरेस्टेड नहीं होते तो ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं, ऐसे लोग चुने जाते हैं जो क्या होते हैं, डिसक्वालिफाइड होते हैं, अयोग्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और जो ऐसे अवसरवादी जो लोग होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट जो लोग होते हैं, वो ही सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि आम पब्लिक तो वो इंटरेस्ट लेती नहीं। भाई आम पब्लिक इंटरेस्ट लेती तो वो योग्य व्यक्ति को चुन के भेजती, लेकिन यहाँ पर वोटिंग ही केवल 50 से 70% के बीच में हो रही। इसका मतलब 30% तो लोगों से कोई मतलब नहीं, इलेक्शन हो, कोई जीते कोई हारे। तो ऐसे इलेक्शनों में क्या होगा, ऐसे इलेक्शनों में अयोग्य व्यक्ति ही, डिसक्वालिफाइड जो व्यक्ति होते हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट जो लोग होते हैं, ये ही चुने करके जाते हैं। तो पब्लिक का जागरूक होना जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाई हाउ द डेमोक्रेसी विल बी सक्सेस, डेमोक्रेसी कैसे सक्सेस हो सकती। तो उसमें एक रीजन ये भी है कि पब्लिक का जागरूक होना जरूरी है, वोटर्स का जागरूक होना जरूरी है, तब डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है। नंबर 9, a weak system of government in the time of emergency. In the time of emergency. देखिए, इमरजेंसी की कंडीशन क्या होती है। इमरजेंसी जब देश पर कोई संकट आ जाता है, ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे, इमरजेंसी पावर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 355 नेशनल इमरजेंसी, 350 ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे तब। तो ये इमरजेंसी क्यों लागू की है? देश की जब कंडीशन खराब हो जाए, जब वॉर की कंडीशन आ जाए, देश में युद्ध की स्थिति आ जाए, ठीक है, तो जब या किसी बाहरी देश में अटैक कर दिया है, फॉरेन अटैक हो गया है, चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तब देश को हम कह सकते हैं एक होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसी में कंडीशन डाली कि इमरजेंसी कंडीशन के दौरान पूरा देश एक शक्ति के रूप में स्थापित हो। ठीक है, तो वॉर की कंडीशन में या
फॉरेनर्स अटैक की कंडीशन में क्या होता है, तो इमरजेंसी और उस समय डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है, तुरंत ऑन स्पॉट डिसीजन लेना जरूरी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होगा, आपने पढ़ा है कि बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम जो है बहुत वीक गवर्नमेंट हो जाती है डेमोक्रेसी, क्योंकि इमरजेंसी के समय जो डिक्टेटर व्यक्ति होता है, जो एक राजतंत्र में जो राजा होता है, वही उसे समय पर डिसीजन ले पाता है। यहां पर तो डिसीजन लेने की बहुत लंबी प्रोसेस है, दे आर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द टेकिंग डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में निर्णय समय पर नहीं लिया जा सकता, तब तक तो विदेशी आक्रमण करके और देश को जीत ही लेगा, देश में हमला ही कर देगा, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम जो होता है, वो देश को क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी में नहीं होती, ठीक है। तो इन द केस ऑफ वॉर और अदर सच टाइम्स ऑफ द क्राइसिस, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव टू बी वीक। इमरजेंसी के टाइम जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है बहुत कमजोर स्थिति में होती है। उसका कारण क्या है, बिकॉज देयर इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इट। लोकतंत्र में पावर जो होता है एक जगह नहीं होता। गवर्नमेंट, हमने पढ़ा है गवर्नमेंट 3 पार्ट में है, ठीक है। अब तीनों से मिलकर डिसीजन लेंगे तब तो समय लगेगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, शक्तियां एक जगह केंद्रित नहीं होती, जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। गांव में सरपंच से लेकर के और सेंट्रल में राष्ट्रपति तक पावर्स जो होते हैं, सबके थोड़े थोड़े पावर होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज पावर के होने से क्या होगा, इमरजेंसी के टाइम आप राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी डिमेरिट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक एंड सीक्रेट डिसीजन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सही समय पे और गुप्त रूप से डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, जो लोकतंत्र में संभव नहीं। दे आर नॉट पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी, ठीक है। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल अदर यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन प्रूव टू बी वीक इन द फ्रंट ऑफ मोनार्चियल नाजी जर्मनी एंड अदर्स। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पड़ा अपना 9th में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन सबसे कमजोर सरकार थी, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वहां पर लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी इसलिए सबसे कमजोर डेमोक्रेसी उस समय थी। बाकी जो जर्मनी में हिटलर जो है, नाजी गवर्नमेंट जो वहां पर थी, वहां डिक्टेटरशिप थी, तानाशाह थी, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया, ठीक है, और पूरी दुनिया पर राज किया उन्होंने। क्योंकि जहां पर भी डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही शासन था, उन्होंने तुरंत ऑन स्पॉट डिसीजन ले लिया। उनके डिसीजन जो थे वो सीक्रेट रहे, जबकि जहां पर लोकतंत्र था वहां पर डिसीजन जो है वो क्या होगा, बहुत देरी से लिया जाएगा। इसलिए वो जो है वो कमजोर स्थिति में ब्रिटेन रहा उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात भी करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल द डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप प्रूव टू बी वीक इन द फ्रंट ऑफ द बोल्शेविक सोवियत यूनियन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सोवियत यूनियन के सामने अन्य यूरोपियन जो कंट्री थे वो बहुत वीक थे। कारण क्या था कि वहां पर डेमोक्रेसी थी, और जहां डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप था, वहां तुरंत डिसीजन ले लिया गया, और इसलिए वो ताकतवर थे, ठीक है। तो इमरजेंसी के समय जो है वो एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, एक व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, न कि धीरे लेने वाला, और लेगा तब तक तो और कोई जीत के ले जाएगा आपको। तो इमरजेंसी का समय जो है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं आता है। और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस, डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस। आपने इसकी मेरिट्स में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी सपोर्ट द वर्ल्ड पीस। यहां आप इसका उल्टा पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो विश्व शांति को बढ़ावा नहीं देती। मेरिट्स में आपने पढ़ा था। अब आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र से कभी भी विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं है, ठीक है। बोल्शेविक क्रिटिक्स बिलो दैट डेमोक्रेटिक स्टेट आर कैपिटलिस्ट स्टेट। बोल्शेविक जो एक विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, जर्मनी के, इटली के जो नाजी व्यक्ति होते हैं, उनका मानना है कि डेमोक्रेसी में जो है कभी भी वर्ल्ड पीस कायम नहीं हो सकता, विश्व शांति नहीं रह सकती।
क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, कैपिटलिज्म गिव्स बर्थ ऑफ वॉर एंड इंपीरियलिज्म। देखिए इसमें ये कई विचारधारा के लोग हैं, वो डेमोक्रेसी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि एक होते हैं बोल्शेविक। बोल्शेविक का जो मानना है वो कहते हैं इट इज बिलीव दैट डेमोक्रेटिक स्टेट आर कैपिटलिस्ट स्टेट। लोकतांत्रिक शासन जो होता है वो हमेशा पूंजीवादी शासन होता है, कैपिटलिस्ट स्टेट होता है। ये इनकी आलोचना करते हैं, कौन? बोल्शेविक करते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म जो होते हैं, पूंजीवादी जो विचारक हैं, उनका मानना है गिव्स बर्थ ऑफ वॉर एंड इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को जो है मानते हैं कि चुनाव जो युद्ध जो होते हैं वो उनका बर्थ ऑफ राइट है। जो वॉर जो होते हैं वो बर्थ ऑफ गिव्स कैपिटलिज्म गिव्स बर्थ टू वॉर एंड इंपीरियलिज्म। तो ये हमेशा युद्धों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कैपिटलिज्म जो होते हैं वो युद्ध को अपना प्रथम अधिकार मानते हैं। ठीक है, एंड इंपीरियलिज्म देयरफॉर डेमोक्रेटिक स्टेट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज सपोर्टेड ऑफ वर्ल्ड पीस। इसलिए माना जाता है कि डेमोक्रेसी में कभी भी वर्ल्ड पीस कायम नहीं हो सकता। ठीक है, with historical viewpoint, Britain, France and other democratic states of Europe had adopted the policy of war. भले कितना ही डेमोक्रेटिक कंट्री था, उन्होंने अंतिम समय में युद्ध की स्थिति को ही महत्वपूर्ण माना, क्योंकि हर देश चाहेगा कि मैं अपने देश के जो है अपनी सुरक्षा को पहले महत्व दूं। ठीक है, और फिर आप पड़ोसी पे हमला करोगे, अपने पड़ोसी की सीमाओं को अंदर लेने की कोशिश करोगे तो भी वॉर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो विथ हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट, अगर प्राचीन इतिहास से अगर हम सीख ले तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ यूरोप हैड एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वॉर। यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने, जो थे तो डेमोक्रेटिक देश, लेकिन उन्होंने वॉर को इंपॉर्टेंस दिया। वरना तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते ही नहीं। वर्तमान में अभी चाइना, इंडिया के दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्यों फिर संघर्ष हो रहा है? इंडिया, पाकिस्तान दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर शांति क्यों नहीं है कायम? तो ज्यादातर भले डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं, लेकिन वो वॉर को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, although the present time of the prosperous democratic state of Europe seems to be opposition of war and political imperialism। वर्तमान में जो लोकतांत्रिक देश दिखाई दे रहे हैं हमें, वो भी हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने में रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, पड़ोसियों को जीतने में रहते हैं। वो कभी भी वर्ल्ड पीस की परवाह नहीं करते, विश्व शांति की कोई परवाह नहीं करते। ठीक है, yet their policies are giving birth to a new form of the economic imperialism। वर्तमान में जो अन्य तरह की इंपीरियलिज्म है, वर्तमान में वो आर्थिक साम्राज्यवाद चाहते हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मेरी इकोनॉमी जो है सबसे मजबूत हो। तो वहां पर जब हर देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगेगा तो जो है फिर वॉर की संभावना अधिक होगी। ठीक है, विच वी कॉल न्यू कॉलोनिज्म। वर्तमान में हर देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, और इसलिए वर्तमान में जो एक कंडीशन उत्पन्न हो गई है जिसको कहते हैं न्यू कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनाइजेशन। और इस कंडीशन में क्या होगा, न्यू कॉलोनाइजेशन में क्या होगा कि इसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं हिंदी में? नव उपनिवेशवाद। वर्तमान में हर इकोनॉमी चाहती है कि मेरी तरक्की ज्यादा हो दूसरे देशों कंट्री की बजाय। तो वहां पर क्या होगा, एक नई तरह से नव उपनिवेशवाद स्थापित हो जाएगा। ताकतवर देश जो है, जिनकी इकोनॉमी कंडीशन सॉलिड है, वो गरीब देशों पर राज करेंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाता है न्यू कॉलोनियलाइजेशन। न्यू कॉलोनियलाइजेशन, नव उपनिवेशवाद। ठीक है, which are called new colonialism, taking help to multinational companies and international economic organization. They are influencing the economy of Africa and Asia in their favor। पुराने जमाने में अंग्रेज केवल राज करने आए थे, केवल व्यापार करने आए थे, उन्होंने भारत पर राज किया। किस तरह? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन से सॉलिड होकर के उन्होंने वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। तो वैसे ही वर्तमान में बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी वैसे ही कर रही है, वो गरीब देशों पर अपने इंडस्ट्री
डाल करके वहां स्थापित करके और उनकी इकोनॉमी को क्या करती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है, और उस तरह से वो अपने न्यू कॉलोनाइजेशन को स्थापित कर देती है, नव उपनिवेशवाद को स्थापित कर देती है। तरीका अलग है।